वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 189 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 189 तक पहुँच सकते हो। तो समय कम है, अच्छे से इसका हर दिन रिविज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे तांबे के, सोने के, रांगे के या फिर चांदी के? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जिनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के बोला जाता है वो थे चांदी के बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान लगाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। यह सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है और इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? हरिद्वार में किस नदी के तट पर लगता है? और उज्जैन में किस नदी के तट पर लगता है? ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, नासिक कहाँ पर है? नासिक, पुणे, मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ना। तो गोदावरी नदी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में, कितने वर्ष के अंतराल में? 12 वर्ष के अंतराल पर जो है कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के तट पर प्रयाग में लगता है, गंगा और यमुना के संगम पर उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के तट पर। ये सारी नदियाँ और ये जो नगर है ना, जैसे कि नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। प्रयाग हो गया, 4 है ना, 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाइए। उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम क्या था भाई? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं, या अवंतिका? अवंतिका है, सी है इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित है उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह षोडश महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से जो है एक थी और इसे अवंतिका भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इनमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो पहले पूछे गए पीसीएस की परीक्षाओं में, तो कुछ ईजी लगते होंगे आपको, लेकिन उनका पर्पज़ ये है कि यूपी पीसीएस प्रश्न किस तरह के पूछती है हिस्ट्री से। ऐसा नहीं है कि इतने लॉलीपॉप प्रश्न है पीसीएस में नहीं आएंगे, आएंगे तो छोड़ो, ये आ चुके हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर की थी और मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगति बुलाई थी। देखिए, 4 बौद्ध संगतियाँ हैं, सबको पता होना चाहिए आपको कब, किसके शासनकाल में और कौन था अध्यक्ष। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे देख लीजिए, ये सही है या फिर सही नहीं है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं इसमें, इसलिए पढ़ लीजिएगा 2 बार कम से कम। चलिए, मिल गई एक्सप्लेनेशन आपको। तो देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगति कब 250 ईसा पूर्व में बुलाई और पाटलिपुत्र में ही प्रथम जैन सभा भी हुई थी, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र के समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी
छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था इनमें? ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर जो है इनमें से कौन सा है? वो है काशी। काशी, ऑप्शन नंबर सी। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में काशी जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। काशी की कौशल, अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिबद्धता थी और इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार? तो ये है अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत मतलब वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी और उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए मतलब राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसी करनी वैसी भरनी। क्या नाम है? मगध का कौन सा था प्रारंभिक शासक? देखिए, ये तीनों का सीक्वेंस है। ये थे पिताजी, ये हैं उनके पुत्र और ये उनके पुत्र। इसने मारा इसको, इसने मार दिया इसको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा मगध का कौन सा प्रारंभिक शासक था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी? तो मगध का वो प्रारंभिक शासक है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, जो संस्थापक था। और अजातशत्रु भी उसी तरह से अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या? बिंबिसार, उसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने ही कर दी। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। अलग से पूछ लेते हैं, बिंबिसार को किसने मारा? उसके पुत्र अजातशत्रु ने। क्यों मारा? राजगद्दी पर बैठने के लिए। जब अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठ गया, इसका भी एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था उदयन। इसने भी सेम वही कहानी दोहराई जो इसके बाप ने दोहराई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में। अपरो परशुराम के नाम से ना तो अजातशत्रु जाना जाता है, ना काला अशोक जाना जाता है, ना बिंदुसार जाना जाता है, महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर डी। तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वशक्त्रात्मक और अपरो परशुराम कहा गया है। सर्वक्ष त्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर की विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। अभिसार, गलौसाई, कठ, इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मस्सगडी। तो सिकंदर के आक्रमण के समय अश्मक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी थी मत्संग। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों को बता दीजिए। इनमें से कौन कौन से थे जो सिकंदर की सफलता के कारण थे? उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सब लड़ मर रहे थे आपस में। उसकी फ़ौज बेहतर थी क्या? सिकंदर की बिल्कुल बेहतर थी उसकी फ़ौज। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, बिल्कुल मिली थी। अच्छा प्रशासक तो नहीं था, वो गलत है, डी मतलब फोर्थ में यहाँ पर गलत है। तो जिसमें 4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि तीसरा भी सही है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा पहला वाला। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से 3 प्रमुख कारण सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है
तात्पर्य है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। निसंदेह उसकी सेना श्रेष्ठ तो थी। अम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया था, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का जो है कोई योगदान नहीं दिखता। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? जनपद, दुर्ग, मित्र या फिर कोस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र। तो मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। और सुहृद मतलब मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं और इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उसका विनाश असंभावी है। क्या है उसका विनाश? असंभावी। कुछ वर्ड बड़े क्लिष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बुलंदी बाग। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। किसका था बुलंदी बाग प्राचीन स्थान? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या वाराणसी? बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पाटलिपुत्र। देखिए बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था और यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें खोजने का श्रेय स्नूपर महोदय को जाता है, स्पूनर महोदय को जाता है। किसको जाता है? स्पूनर महोदय को। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, कहाँ से प्रमाणित होता है यह? ग्रीक विवरणों से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख से? किससे? चंद्रगुप्त गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह कहाँ से प्रूफ होता है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ वाला। तो 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आरनत और सौराष्ट्र यानी गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो किससे प्राप्त होता है? गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख से। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सहिष्णुता, उदारता और करुणा कौन हो सकता है इसमें? अकबर हो सकता है क्या, या अशोक होगा? देखिए रणजीत सिंह तो है नहीं, शिवाजी है नहीं, अकबर है, अशोक है? अशोक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूहों को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। एक ऐसे नैतिक नियम थे, यह एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई जो है संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।